कि भाई ओबामा जब यहां आते हैं तो मैंने कभी नहीं सुना कि इसके उनके पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का उन्होंने कभी मजाक उड़ाया हो। वो एक शालीनता होती है, आप पद की गरिमा होती है, पद की गरिमा के हिसाब से अनुकरण करना होता है आपको। लेकिन जगह जगह जाकर के पूर्ववर्ती हुकूमतों का मजाक उड़ाना, देश के संवैधानिक बुनियाद का मजाक उड़ाना। जैसे अभी जो पिछले साल वो गए थे, पिछले साल जब जापान गए थे, उन्होंने गीता भेंट की थी उनको और कहा था कि अगर ये मसला अगर दुनिया में, भारत में पता चल जाएगा तो बड़ा मेरे खिलाफ सेक्युलर लोग बड़ा हंगामा कर देंगे। या आयरलैंड जब गए थे अभी 24 सितंबर को, तो बोले कि जब संस्कृत श्लोक पर पढ़ रहे थे तो बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इस तरह की बात अगर हिंदुस्तान में होती तो लोग इस पर सवाल उठा करते। तो ये जो चीज कई तरह की बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि जो संविधान की कसम अगर उन्होंने खाई है तो संविधान का एक बुनियादी मूल्य है, बुनियादी सिद्धांत है सेकुलरिज्म का, इसका उनको किसी भी तरीके से डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए। और कितनी बड़ी यात्रा हम लोगों ने, उल्टी यात्रा तय की है, ये मुझे बार बार मन होता है बताने का। इस किस्से को मैं तेरे बार बताना चाहूंगा आपको, मैं कहीं उसको पिछली बार भी सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि किस तरह से भारत उल्टी दिशा में चल पड़ा है। जब गीता जापान के सम्राट को भेंट की जा रही थी, या बाकी जगह जगह भेंट की जा रही थी, या सुषमा स्वराज साहिबान कह रही थी कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए, मुझे आजादी के वक्त के कुछ किस्से याद आए। आजादी के वक्त जब आजादी मिली थी और नया स्वाधीन भारत का निर्माण हो रहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद टर्की जा रहे थे, और टर्की जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम ये कुरान ले जाना चाहते हैं। तो नेहरू ने कहा कि कुरान आप नहीं ले जा सकते, भारत एक सेकुलर मुल्क है, आप संविधान ले जाइए, बाकी कुछ किताब ले जाइए, लेकिन कुरान नहीं ले जा सकते। उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं ले जा पाए। सोमनाथ मंदिर का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण के नाम पर जब कन्हैयालाल मुंशी और सरदार पटेल महात्मा गांधी से मिलने आए, उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हमें करना है। तो गांधी ने भी इस मामले में बहुत प्रिंसिपल स्टैंड लिया, कहने सरकारी फंड से आपको एक भी चमुंदी नहीं मिलेगी, आप जनता से इकट्ठा करना करते हैं। नेहरू के पास भी है, नेहरू ने भी इस बात का विरोध किया। और दूसरा महत्वपूर्ण चरण उसके बाद आता है। सोमनाथ मंदिर का जब निर्माण किया गया था और उसका उद्घाटन का सवाल जब आया, तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो सनातनी किस्म के व्यक्ति थे, वो हिंदुवादी जो भी सीमाएं जो भी रही हो, उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं। उनको निमंत्रण के मुंशी साहब, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, न्योता भेजा। और राजेंद्र प्रसाद जब नेहरू से उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो नेहरू ने बात की सख्त मुखालिफ की, नहीं, आप राष्ट्रपति के तौर पर वहां नहीं जा सकते, आप एक आम नागरिक हैं, आम नागरिक का अधिकार है, आस्था का अधिकार है, आप जा सकते हैं, लेकिन यू कैनॉट गो देयर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो आम नागरिक के तौर पर गए वहां पर। तो ये मैं जब ये सारे प्रसंग देखता हूं कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात हो रही है और ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो मुझे पुराने कुछ प्रसंग याद आते हैं। लगता है कि कैसे उल्टी दिशा में हम लोग यात्रा हमारी चल पड़ी है। मेरी इस हुकूमत से यह भी परेशानी है कि डेमोक्रेसी को जिस तरीके से संकुचन किया जा रहा है। चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हरियाणा सरकार ने जो पंचायतों को लेकर के फैसला किया है। हरियाणा की हुकूमत ने तय किया कि भाई दलित अगर 5वीं तक पढ़ा होगा, 10वीं तक पढ़ा होगा, चुनता तय किया कि भाई उस पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता, या आम लड़का महिला इतना नहीं पढ़ी होगी तो नहीं लड़ सकती। और इस तरीके से हरियाणा सरकार का जो फैसला है, जिसकी वजह से लगभग 60% लोग, गांव ग्रामीण आबादी के 60% लोग, जिसमें दलित, महिलाएं, शूद्र, अतिशूद्रों का बड़ा हिस्सा, अब गांव के पंचायतों में शामिल नहीं हो पाएगा। उसको वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन वो ये उसमें इंटरवीन नहीं कर पाएगा, किसी न किसी स्तर पर इंटरवीन नहीं कर पाएगा। हरियाणा सरकार का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट को उसको रिव्यू करने के लिए कहा जाना चाहिए था, लेकिन ये बात नहीं की गई। और ये कोई हरियाणा सरकार ने नजीर नहीं कायम की थी, उसके पहले राजस्थान सरकार ये कर चुकी है। तो राजस्थान सरकार का बुनियादी पहला फैसला था। तो ये जनतंत्र का संकुचन किया जाता है। अब जनतंत्र आप लोग मत हैंडल कीजिए, हम लोग
अभिजातों को हैंडल करने दीजिए, क्योंकि आपके बस का नहीं है। उसका दूसरा शोध हमें केरल के पंचायत के चुनाव में दिखता है। केरल के पंचायत चुनाव में जो गांव में अभी हुआ था, T20 एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक पूंजीपति ग्रुप ने अपनी टीम खड़ी की वहां पर। मैं गांव का नाम बोल रहा, अगर आप में से कोई याद हो तो बता सकते हैं। ये और वहां पर चूंकि वहां के गांव के लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि जो भी पंचायती व्यवस्था हमारे मुल्क में बनी है, हमारे यहां बनी है, पंचायतों को बड़े बड़े अधिकार दिए गए, और जो जैसा निजाम बन रहा है जिसपे ये पंचायतें बहुत कई बार रोड़ा बनती है, उनके विकास का जो पैटर्न है। तो उस गांव की पंचायत ने इस बात का विरोध किया था कि वो जो कॉर्पोरेट घराना है, जो बेसिकली टेक्सटाइल उद्योग में लगा हुआ है, वो वहां पर गांव की जमीन नहीं देगा। तो 3 साल के अंदर बाकायदा प्लान करके लगभग 15 से 20 करोड़ रुपया उन्होंने उस गांव में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया। जब लोगों को बना दिया, फिर अपनी एक टीम खड़ी कर दी, T20 उसका नाम दिया, और 20 में से 17 लोग अब आज की तारीख में वहां पर बने हुए हैं उस टीम के। तो जनतंत्र का संकुचन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। ये जनतंत्र को एक तरह से बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटिज्म में तब्दील किया जा रहा है। एक जगह है पलिटाना नाम से, गुजरात में जगह, बहुत पास की जगह है, और यहां पर जैनियों का पवित्र स्थान कहा जाता है। और पिछले साल 2014 में पलिटाना में जैन साधुओं ने 4 दिन की भूख हड़ताल की, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा पवित्र धार्मिक स्थान है यहां पर, और चूंकि हम लोग अंडा नहीं खाते हैं, जब हम लोग मीट नहीं खाते हैं, जब मछली नहीं खाते हैं, तो इस हमारे पवित्र शहर में अंडा और मछली और मीट की इजाजत कैसे दी जा सकती है। अहमदाबाद से तुरंत मिनिस्टर को रवाना किया गया, और पलिटाना में आज की तारीख में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप बाहर चले जाइए, खाइए। और जिसकी वजह से पलिटाना की बड़ी आबादी जो निश्चित तौर पर शाकाहारी नहीं थी, उनके खाने के अधिकार पर न केवल हमला किया गया, बल्कि साथ ही साथ जो सैकड़ों या हजारों लोग, जितने भी लोग रहे होंगे इस व्यवसाय में, उनको जो बेचते थे, थोड़ा मीट बेचते थे, अंडा बेचते थे, उन सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। और इस पूरे देश में पलिटाना एक कोई नमूना है। आप देश में तिरुपति में चले जाइए, आप अमृतसर में शुरुआत की थी जब भिंडरावाले हुआ करता था, भिंडरावाले कहा कि हमारा पवित्र नगर है, और 2014 के बाद एक माहौल बनाया जा रहा है, और अधिक माहौल तेजी से बनाया जा रहा है। अमरकंटक, उज्जैन और अमरकंटक मध्य प्रदेश के नगर है, और भी 2-3 नगर है, वो वहां पर पवित्र नगर 4-5 साल पहले घोषित कर दिए गए। तो एक हम लोग का एक बहुधर्मीय मुल्क है, हम लोग ऑफिशियली सेक्युलर मुल्क हम लोग हैं, और अगर ऐसी स्थितियां कायम की जाएंगी तो शक्ल सूरत क्या होगी। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो और मेरी परेशानी ये भी है इस निजाम से कि भाई कैसे इतिहास विमुखता से इतिहास गढ़ने तक हम लोग पहुंच रहे हैं। मतलब ये हमारा इतिहास है। अगर हम इस भूभाग के रहने वाले हैं तो अकबर भी यहां पैदा हुए थे, बहुत बड़े सम्राट थे, और ये अशोक भी यहां थे। ये एक सच्चाई है, ये सच्चाई है कि वो हिंदू नहीं थे। इस सच्चाई को हम स्वीकारना चाहते हैं नहीं चाहते, सच्चाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो हमारे जिस तरह का मानस बन रहा है, जिसमें सम्राट अकबर के बाद सम्राट राणा प्रताप, महान राणा प्रताप कहा किया जाता है, तो ये साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि जो अंग्रेजों ने हमें इतिहास पढ़ाया था, उस तरह की बात हमें पढ़ाई जा रही है। और दूसरा एक और इतिहास के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जब मिस्टर मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 1200 साल की गुलामी के बाद पहली बार हम लोग ये हुए। तो 1200 साल की गुलामी, हम तो इतिहास में यही पढ़ते आए थे कि हम लोग 200 साल से अंग्रेजों के गुलाम हैं। लेकिन नया इतिहास है, और ये दिलचस्प बात है कि 2 पड़ोसी मुल्क भारत और पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की इतिहास की किताबों को पलटेंगे आप तो वहां पर भी गजनी के पहले का इतिहास नहीं, पाकिस्तान का इतिहास भी गजनी से शुरू होता है। और अब जो नया इतिहास बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं उसको भी उसी से जोड़ा जा रहा है। 1200 साल पहले इस्लाम अगर आया था यहाँ पर, या गजनी आए थे, वो एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, तो ये कॉन्फ्रेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से इन तमाम चीजों के बारे में
हम लोग को सोचना पड़ेगा। एक अपने इतिहास से इनकार पर अभी सईद नकवी साहब की एक तकरीर हुई थी अभी चंद रोज पहले यहाँ पर दिल्ली में जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार रखा गया था। उन्होंने कहा कि कैसे ये जो अपने इतिहास से बचने की जो कोशिश है, वो बता रहे थे कि यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट है, यूनेस्को का एक तरीका है कि हेरिटेज सिटी घोषित करते हैं। किसी मुल्क में हेरिटेज सिटी कितने हैं? चाइना में 12 है, चाइना में 12 है, भारत में एक भी अभी उनके हिसाब से एक भी है नहीं। वो बता रहे थे क्यों है भारत में एक भी क्यों नहीं है, हेरिटेज सिटी कोई नहीं है। क्योंकि बोले कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ और जब हेरिटेज सिटी का तमाम सारे शहर बनाए गए, जब पता चला कि किस ढूंढा कुछ ना कुछ पैमाने होंगे यूनेस्को के हेरिटेज सिटी कैसे बनाते हैं, तो ज्यादातर की हेरिटेज विरासत मुस्लिम विरासत दिखाई दी। तो इस बवाल से ही मुक्ति पा ली गई। ये भारत ऐसा देश है जहां पर कोई हेरिटेज सिटी हमारे यहाँ है, ऑफिशियली है। कई सारी बातें हैं जो अगर मौका मिला कभी हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर ये अम्बेडकर को बड़ा एप्रोप्रिएट करने की आजकल कोशिश कर रहे हैं, और कैसे जब अम्बेडकर जिंदा थे और जब संविधान बना रहे थे तो कैसे उन्होंने बात कही थी कि भाई संविधान बनाने की जरूरत क्या है, हमारे पास मनुस्मृति है ना। उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा, अपने पत्रिकाओं में लिखा है उन्होंने। तो कई सारे ऐसे मसले हैं जिन पर बात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। ये तो ये हिंदुत्व के सफर से जो तमाम सारे सवाल दिमाग में आते हैं। मैं अभी नवोदय और पे आया नहीं, आप लोग कई लोग थोड़ा जमाई ले रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म होता कि थोड़ा बोर न हो रहा हूँ। ये कई सारे सवाल इसको लेकर के अपने मन में खड़े होते हैं कि जैसे एक सवाल तो ये है कि भाई ये जो हिंदुत्व की स्थिति हमारे यहाँ दिख रही है उसका कैसे विश्लेषण किया है। एक विश्लेषण ये हो सकता है कि भाई उन लोगों ने जो काम किया संगठन बना करके 1925 के बाद, संगठन की वजह से आज इस तारीख में पहुंचे, इस स्थिति पर पहुंचे। एक तरीका ये हो सकता है जानने का कि भाई कैसे सामाजिक स्तर पर धार्मिक राष्ट्रवाद की भावना को उन्होंने समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, कैसे उसको बुना अपने इसमें। एक तरीका हिंदुत्व को देखना ये भी हो सकता है कि भाई कैसे मतलब एक तरह से हिंदुत्व का विचार एक तरह का कंजर्वेटिव रेवोल्यूशन के तौर पर हम कह सकते हैं। क्योंकि भारत, मैं ज्यादा बात इस पर नहीं करूंगा, कई बार हम बात कर चुके हैं कि महाराष्ट्र वो सूबा है जहां पर हमें फुले अम्बेडकर और तमाम सारे सामाजिक क्रांतिकारी पैदा हुए दिखते हैं, और महाराष्ट्र वही सूबा है जहां पर हिंदुत्व के तमाम सारे बड़े विचारक दिखते हैं। तो क्या इनके इनमें कोई अंतर संबंध देखा जा सकता है? एक तरह का मतलब एक जो फुले अम्बेडकर के जरिए जो सामाजिक क्रांति ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ी की जा रही थी, तो एक विश्लेषण ये हो सकता है कि एक तरह का उसको दबाने के लिए ये सिलसिला शुरू किया। तो कई सारे विश्लेषण हो सकते हैं, कई सारे सवाल हम लोग के मन में हो सकते हैं, तमाम बातें हो सकती हैं। जो एक सवाल ये भी हो सकता है कि भाई ये क्या डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी क्या सेक्युलर बन सकती, कोई मतलब डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म के बीच का अंतर संबंध क्या है? मतलब अगर डेमोक्रेसी का बुनियादी तकाजा ये है कि अधिकाधिक लोग राजनीति में आए, अधिकाधिक लोग वोट डालने की कम से कम डालना शुरू करें, डेमोक्रेसी में और कोई शर्त तो होती नहीं है। और एक ऐसे समाज में जहां पर लोग धर्म और जाति और तमाम चीजों में जकड़े हुए हैं, ऐसे लोग जब डेमोक्रेसी में आ जाएंगे, मैं खास करके तीसरी दुनिया के देशों के बारे में कह रहा हूं, डेमोक्रेसी के बारे में कह रहा हूं, तो वहां पर क्या ये सेक्युलरिज्म तो एक धर्म और राजनीति को अलग किया जाना चाहिए बात है। तो ये कई सारे सवाल आपकी हो सकते हैं जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इस दूसरे बिंदु पर आना चाहूंगा, और ये इस पूरी राजनीति का आर्थिक संदर्भ क्या है कि राजनीति एंटोनियो ग्राम्शी जो मार्क्सिस्ट इटली के मार्क्सिस्ट थे, वो कहते हैं कि राजनीति सम्मिश्र दर्शनों से निर्देशित होती है। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अंडरपिन बाय हाइब्रिड फिलोसॉफी। तो हाल के समय में हम उसका सबसे बेहतरीन भारत में देख सकते हैं कि एक तरफ ये हिंदुत्व का बहुसंख्यकवाद का उभार दिखता है, और साथ साथ विकास के अंदर विकास का जो नवोदारवादी एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो पूरी रणनीति है, ये मतलब एक तरह का ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति के तौर पर जनाब मोदी की 2002 में जो विवेश थी, कैसे पोलराइजर है, और विकास पुरुष में उनका जो रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस है, हम उसको देख सकते हैं कैसे ये कैसे उसको किया गया, कैसे अंजाम दिया जा रहा है। और इसका उनको फायदा भी हुआ इस तरह, क्योंकि ये कि अगर
बहुत नवउदारवादी कदमों से अगर बहुत जनता में रोष पैदा होता है तो यहाँ पर ये जो दूसरा पहिया दूसरा दो इट इज वॉकिंग ऑन टू लेग कि भाई यहाँ पर तनाव बढ़ाया जा सकता है। जैसे दिल्ली में भी जैसे हमने देखते हैं कि भाई कैसे पिछले साल भर के अंदर भी नए नए इलाके में सांप्रदायिक तनाव के इलाके बन गए और अब इस चीज को विचारधारा के स्तर पर इसकी जड़ें गहरी जमाई जा रही है। गुजरात की 8वीं कक्षा की किताब में अगर आप देखेंगे उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के विचारों को देश की तमाम समस्याओं के समाधान के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो ये बात नहीं आ रही है और जिस देश का निर्माण हो रहा है, जिनके लिए निर्माण हो रहा है और जो बातें हो रही हैं कि भाई कैसे भारत कितना असमान हो रहा है, कि भाई भारत की जो स्थिति बन रही है, भारत के अतिरहित अर्थात सुपर रिच 1% लोगों के पास वो कितना तेजी से अमीर हो रहे हैं और भारत के 1% लोगों के पास मुल्क की कुल संपदा का अधिक से अधिक हिस्सा है और 2000 के बाद ये रफ्तार लगातार हो रही, तेज हो रही, मतलब जो संपत्ति का जो एकीकरण हो रहा है लोगों के बीच। और अक्सर जब नवउदारवाद की बात होती तो पूंजी के विचारों को द्वारा प्रचारित किया जाता है कि स्टेट रिट्रीट कर रहा है, स्टेट कैसे वापस हो रहा है। वो बात सही नहीं, उसका वर्गीय स्वरूप बिल्कुल यथावत है, बस उसके नेचर में तब्दीली हो रही। एक जमाना था और अब ये कैसे स्टेट पहले मीडिएट करने की कोशिश करता था और आज की तारीख में ज्यादा मीडिएट करने की कोशिश नहीं करता है, वो खुल्लम खुल्ला कॉर्पोरेट का साथ देता है। गौतम अडानी साहब एक पूंजीपति व्यक्ति हैं और पिछले जब से 2014 में सत्ता में आए हैं मोदी, तो हर यात्रा में उनके साथ रहते हैं। ये पहले इतना क्रूर रूप में नहीं दिखाई देता था। तो ये बहुत सारी बातें हमारे यहाँ हो रही है और हर घंटे में ये 2 किसान मर रहे हैं, अपने आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 15 साल में 20 साल में लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की और हर घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग इस नवउदारवाद के प्रतिबिंबन के तौर पर देख सकते हैं। या बैड डेट्स जो बैंकों के हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं और सरकार कितना बड़ा हिस्सा बैड डेट्स में तब्दील हो रहा है। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं एक तरफ, और ये मतलब एक तरफ ये सारा पूंजीपतियों को नई नई छूट दी जा रही है और दूसरी तरफ खर्चे के सवाल पर, खर्चा पैसे नहीं उसके सवाल पर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। मनरेगा में जितना लगाया जाता है उसमें कटौती की जा रही है। राजस्थान एक बहुत मॉडल स्टेट बना हुआ इस मामले में। राजस्थान ने पिछले साल भर के अंदर 30,000 स्कूल बंद किए, 30,000 सरकारी समायोजनीकरण कर उनको बोले कि भाई मतलब कम लोग किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको मिला के, तो 30,000 स्कूल बंद किए हैं। पीडीएस वहां पर जो राशन की जो प्रणाली है उसको उसके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिग बाजार को सौंपा जा रहा है। पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी वहां पर पीपी के हाथों में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में सौंपी जा रही है। तो तरह तरह से ये इस नवउदारवाद हमारे यहाँ दिख रहा है। यह न्यायपालिका का भी जो बदलता रूप है। एक तरफ जो उपहार का मामला आता है, दिल्ली के उपहार का केस का सब लोग जानते हैं कि आग लगी थी और अंशल बंधु दोषी पाए गए। उनको महज जुर्माना किया गया, उनको कहा गया और अदालत बड़ा दयालु भाव से उन्होंने कहा कि बहुत बुजुर्ग हो गए हैं लिहाजा उनको जेल में नहीं भेजा जाए। लेकिन वही अदालत जब मारुति के मजदूर लड़ते हैं या प्रिकॉल में जो अभी फैसला आया है प्रिकॉल मजदूरों का, प्रिकॉल जो दक्षिण एशिया की फैक्ट्री में लोग एक मैनेजर मारा गया था, किसी का मारा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन कई सारे लोगों को डबल रिग्रेस ये जन्म केयर की क्या हुआ तो या मारुति के लोग एक हत्या के लिए पिछले 3 साल से अभी भी जेल में है और जमानत बड़ी मुश्किल से हो गई। या झुग्गियों को लेकर के, झुग्गी तोड़ने के बारे में भी 80s में बयान, 80s में अच्छा इंटरेस्टिंग फैसला आया था। ओल्गा टेलिस ने एक याचिका दायर की थी और जिस वक्त अदालत ने कहा था कि ये राइट टू लाइफ जो संविधान देता है उस राइट टू लाइफ का हिस्सा है लोगों को रिहाइश की जगह मिले। और आज जब दिल्ली में भी जगह जगह जब झुग्गियां तोड़ी जाती हैं तो अदालत की भाषा होती है ट्रेसपासर्स है, घुसपैठी हैं, जेब कतरे हैं, ये अदालत की भाषा होती है। तो कैसे चीजें बदली हुई हैं हमारे यहाँ, बदल रही है ये सबके सामने और कोई नए तथ्य मेरे पास नहीं है क्योंकि हम सब लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। और ये जो स्थितियां बन रही हैं और इसमें क्योंकि एक जो माहौल है जिसमें निश्चित तौर पर ये सारा बन रहा है तो संकट बढ़ रहा है, तो संकट से बचने के लिए तरह तरह की बात की जाती है। कहा जाता है कि साहब पर्याप्त सुधार नहीं हुए हैं कि
या भ्रष्टाचार समस्याओं की असली जड़ है, या गवर्नेंस की बात की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ साल से गवर्नेंस की बात बड़ी इंटरेस्टिंग की जा रही है, गुड गवर्नेंस की बात। अभी कुछ रोज पहले बहुत इंटरेस्टिंग लेख लिखा था हिंदू में, एवरीबडी लव्स गुड गवर्नेंस, जी संपत नाम के पत्रकार हैं। उन्होंने बताया था कि कैसे गुड गवर्नेंस की अवधारणा एक तरह से डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिक्स और सिटीजनशिप विदाउट राइट्स वाली बात होता है। बहुत अच्छी बातें की जाती है, पार्टिसिपेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा, ई गवर्नेंस होगा। ई गवर्नेंस में क्या होगा कि आप ईमेल कर देंगे, सरकार को सुझाव दे देंगे। सिटीजन पार्टिसिपेशन, तरह पूरा जनता का डीपोलिटिसाइजेशन किया जा रहा है। और तो ये नए नए शगुफे, और अन्ना आंदोलन जो हुआ था उसमें भी दिखा था कि कैसे लोगों को डीपोलिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये एक तरह का नई नई बातें जिसमें मिडिल क्लास के एक हिस्सों को भी अच्छी लगती हैं, ये सारी बातें की जा रही है। और इस माहौल में जब ये माहौल बन रहा है, जितनी दरारें दिख रही है, इसमें हिंदुत्व का रास्ता हो, इस्लामिज्म का रास्ता हो, नव उदारवाद के रजीम के लिए बड़ा अच्छा है। दोनों में जरूरी नहीं कि नव उदारवाद बड़ा लचीला है, वो चिले के पिनोशे के रजीम में भी फलता फूल सकता है, मार्गारेट थैचर के रजीम में भी फलता फूलता रह सकता है, यहाँ पर भी हिंदुत्व के साथ। तो एक तरह कंजंक्चर, नया कंजंक्चर के तौर पर हम लोग उसको देख सकते हैं। और इन सारी बातों के बारे में ये है। और हम देख सकते हैं कि कैसे एक तरह से दोनों एक दूसरे की मदद भी करते हैं। नव उदारवाद जैसा माहौल बना रहा है, नव उदारवाद जैसे टीना लगातार, अब विकल्प नहीं है, वर्गीय राजनीति पर सबसे बड़ा आघात उसका है। तो जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में, अगर जिस मुल्क में अगर वर्गीय राजनीति कमजोर होगी तो ये हिंदुत्व के लिए भी फायदा है, या हिंदुत्व जिस तरह का हम और वे की राजनीति को मजबूत करता है, इसका फायदा इस निजाम को भी है। तो एक दूसरे को काफी मदद भी पहुंचाते हैं ये दोनों बातें। और तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हम लोग ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि हमारे पास वाकई विकल्प नहीं है, नई फॉल्ट लाइन्स हम लोग ढूंढनी पड़ेगी। क्या कमजोरियां कहां पर हैं? बचपन में हम लोग कहानी सुनाते थे कि बच्चे कहानी की भाई ये जो राक्षस है, उस राक्षस की जो जान जो है वो 7 समुद्र पार जो द्वीप है उसमें एक तोता रखा हुआ है, वहां पर अटकी हुई है, और अगर उस तोते को मारोगे तो राक्षस मिल जाएगा। ये कहानी तो नवोदारवाद और हिंदुत्व का जो अनहोली अलायंस या होली अलायंस जो भी आप कहें, ये जो बना हुआ है, उसके खिलाफ हम लोगों को भी नए नए ढंग से सोचना पड़ेगा। और कई ऐसी बातें दिखती हैं जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि अधिकारों के सवाल पर जो हमला है नवोदारवाद के तहत, तो हम लोगों के लिए एक रास्ता खुलता है कि अधिकारों के सवाल की बात, राइट्स बेस्ड, कि हमारे रोजगार का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार, ये तमाम सारी बातें, इसको मैं ट्रांजिशनल डिमांड्स के तौर पर कह रहा हूं, संक्रमणकालीन डिमांड्स के तौर पर हम लोगों को ऐसी मांगे उठानी पड़ेगी। हम लोगों को हिंदुत्व के खिलाफ करने के लिए, हिंदुत्व अगर सेकुलरिज्म को कलंकित करने की कोशिश कर रहा है तो नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि समाज का सेकुलराइजेशन कैसे हो, धर्मनिरपेक्षताकरण कैसे हो, और एंटी कम्युनिस्ट स्ट्रगल कैसे मजबूत किया, कैसे दंगाई और सरदारों को दंडित किया जा सके। तमाम नए रास्ते हम लोगों के सामने खुलते दिखते हैं। हम लोग जो दृश्य हमारे सामने उपलब्ध है वो बहुत चिंताजनक है। लैंसेट के भी हाल की रिपोर्ट कहती है कि बजट में जितनी कटौती की जा रही है तो हमारे यहाँ एपिडेमिक आने का खतरा है। ये सारी तमाम चीजें हमारे यहाँ हो रही है, और हम लोगों को आज जरूरत है कि नए ढंग से इन दानवों के बारे में सोचा जाए और एक नया रास्ता ढूंढा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, सुभाष ने अपनी बात रखी है। आप अगर कोई सवाल उनसे करना चाहते हैं, या जो उनकी बातों से कोई आपके मन में कोई विचार आ रहा हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैंने कोई आप कुछ जोड़ना चाहते हैं उनकी बातों में तो जोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल जवाब भी करें हम। आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं।
हाँ आइए। संक्षिप्त में अपना नाम बता दीजिए, बोलने वाले। शेडनवाला मेरा नाम है। आई एम रिटायर्ड गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर। और मैं एक तो थोड़ा लेट आया, ये मैंने पूरा ये सुना नहीं, लेकिन जो भी सुना उसके अंदर मुझे 2-3 बातें कहनी है कि क्या आपने जो बयान किया वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए है? मुझे ऐसा लगता है कि रिसीडिंग ऑफ रैशनैलिटी जो 1950s या 60s के ज़माने में या उसके पहले यूरोप के अंदर एनलाइटनमेंट एरा में जो था, उसकी जगह एक फंडामेंटलिज्म इज क्रीपिंग अप। अगर डोनाल्ड ट्रंप एंड हिलरी क्लिंटन अमेरिका के अंदर आ रहे हैं, अगर फ्रांस के अंदर वो मेरी लगता वो आ रही हैं, तो यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आर वी नॉट guided by a kind of force that we are unable to appreciate right now in its full dimensions. एक immediately आपका बयान सुन के मुझे जो लगा उसके अंदर एक कोट मुझे याद आया, जॉन नेडरविन पेटर्स का, ही इज अ स्कैंडिनेवियन इकोनॉमिस्ट है, मुझे पूरा तो याद नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ जो भी याद है, कि इन सोशल साइंसेस, दिस इज रिटन इन 1989, डेवलपमेंट थियरी रिकंस्ट्रक्शंस करके एक किताब है छोटी सी। इन सोशल साइंसेस इट इज नाउ वाइडली assumed that realities are socially constructed. The way people talk about laws and determines how which laws will be framed and how they will be implemented. ऐसा करके है, मैं पूरा कोट हिरेन को वहाँ पर भेजूंगा ईमेल में, लेकिन एक 1950s onwards एक death of slow receding of, I would not call death as yet, but एक receding of rationality, वो scientific temper का वो एक दिखाई दे रहा है, and we are becoming the second point that I wanted to make was that communism doesn't have any chance. Communism has never succeeded in providing for people. और कम्युनिज्म ये कह सकता है कि उसकी वजह से शायद एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं हुई होगी, लेकिन कम्युनिज्म के दरमियान कोई भी एक सोसाइटी आप मुझे दिखा दें कि जहाँ पर लोगों को जो भी चाहिए वो मिल रहा है, और लोगों को क्या चाहिए उसके बारे में शुड बी लिव इट टू पीपल टू डिसाइड कि भाई उनको क्या चाहिए, क्या शुड बी डायडेक्टिक और मोरालिस्टिक एंड से नहीं, ये अच्छी बात है। दैट इज द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज, आई थिंक since 1970s or even
1960s, I would say, there has been a कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म, या तो कहिए कि गवर्नमेंट का पूरा नजरिया बदल गया है वर्ल्ड ओवर। ये जो आप उदारवाद की बात कर रहे हैं, लिबरलिज्म की, और उसके पीछे फ्रेडरिक हायेक का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सोसाइटी के अंदर हाउ द प्रोडक्शन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स, तो उसके अंदर वो तय हुआ 1970s में कैपिटलिज्म वन द बैटल अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड कलेक्टिविज्म, या इवन सोशलिज्म। उसके तहत द गवर्नमेंट्स कैन नॉट run deficits. This is one of the kingpins of the ideology. Governments cannot run deficits indiscriminately because they are unsustainable. और उसकी वजह से government is withdrawing from each and every area that it used to meddle in. दूसरा एक जो उसके साथ में उसकी वजह से जो ये आया चेंज आया, वो ये था कि इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली टेकिंग द रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑन इट्स शोल्डर्स, इट इज नाउ फैसिलिटेटिंग कॉर्पोरेट्स टू टेक ओवर, एंड दैट इज हैपनिंग एवरीवेयर। तो ये 3 पॉइंट्स में मुझे लगता है कि आई डू नॉट एग्री विथ व्हाट यू हैव सेड सो फार। थैंक यू। हाँ, और कोई किसी को कुछ कमेंट करना हो, कुछ बात करना हो? सुभाष एक साथ बात कर लीजिए। Yes. I can't speak Hindi, so I will use English. Okay. Myself Zoram Bhai, I am doing PhD at Central Vista, Gujarat. Sir, as you mentioned, so many theorists and philosophers, okay? But do you think that they are applicable in contemporary era? Like you have mentioned Anthony Graham Shaw, okay? You have mentioned Anthony Graham Shaw. So, his thoughts or his theories, are they still relevant or dated? The second point, you mentioned the ignorant, while in an ignorant age. Karl Marx argued that people are living in a false consciousness. So, do you think that his idea of false consciousness is related to your idea, I mean, to your argument? Yes. So, as far I want to counter the first, someone has, yeah, I want. You have mentioned that in 1970s and 80s, a new trend came into existence, like social reality is constructed, okay? But that is positivism. We have, beyond positivism, we have post-positivism. Like we are observing, or we are searching for the link, what the observer, the link between the observer and the observant. So, if, for example, deconstruction or any construction theory, for example, deconstruct the old premise. This is the theory, this is the positivism. Because reality is a social constructed. But deconstructionists, they also construct something else. So we have to find the link. Your argument that is supported only one sense, but there are so many
so many philosophers and theorists who have, I mean, take the example of Habermas. Okay, before that, Foucault, Derrida, they support the deconstruction age, for example, postmodernism. But Habermas, he defended modernity. He defended the rationality. This is, I mean, my concern. The second one, as you mentioned, that this Hegel's concept, he supported this neoliberalism. You mentioned that liberalism that won the stage, I mean, that defeated this communism and socialism. Francis Fukuyama, he wrote a book, End of History. He also supported this argument. But after some time, Simon Huntington, he wrote a book, Collective Civilization. He talked about that future clash will be the cultural clash, that would not be the economic clash. But his thesis, or I mean Francis Fukuyama's thesis, they have been supported only one, that is this capitalism. That capitalism in 1990s capitalism, but we have a different capitalism now. We have Keynesian capitalism. We have credo capitalism. So, I mean, those were the arguments. I mean, those are the arguments which prevailed in 1990s. We have we are living in a different age now. So, those arguments, they supported the USA, UK. I mean, those countries who are supported this. Capitalist economy or something else. So, but if we take the example of Cuba, see how Cuba, when Cuba, when Cuba became a different ally, they didn't support the USA. Okay. So here you talk that Cuba will not survive, but we are seeing that Cuba is, they are growing in a different direction now. So we have so many examples in front of us. That it is not right that communism is dead or socialism is dead. It is not. Why Marx was right. This guy wrote a book. Why Marx was not right. He got an email that why use the word was. Why Marx was. Why didn't you use the word is? Here that his thoughts is still relevant. I'm not saying in that sense, but I'm seeing. This is the English, English language, that is why I'm using was. Otherwise, he's still living in millions of people in the world. So, how to change the world, I forget his name. He is showing us that how Marx is still relevant, how communism is still relevant, how socialism is still relevant. But Marx also argued in the later stage that all I know that I am not a Marxist. Why he argued that? Because he saw the growing, misinterpretation or misrepresentation of his thoughts. Marx saw that what is happening in France, that he argued that if it is Marxism, if it is communism, if it is socialism, then I am not a Marxist. Same is the case. We are using and delivering Marx in a different way. So, these are my arguments. These are my arguments. I have been trained in philosophy and theory actually. So, since 2007 to 2008, I have started reading Marx. But this is a geographer. He wrote a book that Empyrean Capital. David Harvey. He taught Marx 20 years. His book, only his first volume, Capital, first volume. At the end, he wrote in that book, the Empyrean Capital, that I cannot understand Marx. George Ritzer, he wrote a sociological theory, page number 34, 35, he argued that even Engels didn't understand Marx's thought. There is also one more book, How to Read Capital, Ian Shapiro. He argued that no one understood what Marx used. He used the word proletarian, he used the word worker, or different. So, for me, this is wrong to say that Marxism is dead, or communism is dead, or socialism is dead. Marxism, socialism, communism, they came against the capitalism. So capitalism is still there. How we can say that the alternative which came against the capitalism is still that
but the earlier is still there. Sorry for saying this, but for me, Marx is still alive. This is not only my claim. This is a scientific. There is a scientific community which exactly which is their claim. Thank you. कोई और? Should I clarify one point? हाँ. What I would like to say is that presently the world community is without an alternative ideology against neoliberalism. It is not that something is dead or something has become alive. Right now we don't have any antidote against neoliberalism. We have, why not? We have. Well, wish you all the best. मेरा नाम रवि सिन्हा है और मैं न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव के साथ काम करता हूँ और आपने मुझे प्रेरित किया यहाँ आने के लिए, आप दोनों ने। मैं आपके आखिरी वाले हिस्से को लूँगा और ये आपका कहना सही है। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि पिछले एटलीस्ट 30-40 साल में और हो सकता है ज़्यादा में भी एक अनरीजन का उभार सारी दुनिया में दिखाई दे रहा है और मेरे ख्याल से सुभाष उस पर कमेंट करेंगे। ये एक बहुत ही नोटिसेबल फिनोमिनन है और उसी की वजह से जो सुभाष का जो मेन प्रस्थापना थी या जो वक्तव्य था उस तरह के वक्तव्य जरूरी है। उस पर मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ ये कैपिटलिज्म सोशलिज्म वाले मसले पे थोड़ा सा कहूँगा कि अगर आप ये शर्त रखेंगे कि हमें कोई विकल्प दिखाइए, हमें कोई अल्टरनेटिव दिखाइए जो काम करता हो, तो ये शर्त मुझे लगता है इतिहास जैसे आगे बढ़ता है उसमें बहुत वाजिब शर्त नहीं है। ये कुछ ऐसा कहने लायक है कि मुझे फ्यूचर दिखाइए, फ्यूचर कहाँ काम कर रहा है, तब तो हम मानेंगे कि फ्यूचर होता है और नहीं तो फ्यूचर नहीं होता है। तो फ्यूचर को तो दिखाया नहीं जा सकता, फ्यूचर तो बाय डेफिनेशन फ्यूचर है। मैं ये कहूँगा कि जो न्यूलिबरलिज्म की जो हेजेमनी है, जो उसकी एक तरह से इडियोलॉजिकल मोनोपोली है आज, उसके बारे में सवाल न्यूलिबरलिज्म से ही खड़े हुए हैं। हम लोग अलग से हमारा प्रस्थापना बिंदु अलग है। हम तो फ्यूचर वाले हैं, हम तो फ्यूचर के बारे में डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन सही या गलत हो सकता है और हम फ्यूचर के बारे में डिजाइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो प्रेजेंट है उससे हमारी ना इत्तेफाकी है। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो है वो सक्सेसफुल चाहे जितना हो या हेजेमोनिक चाहे जितना हो, लेकिन हम उससे एग्री नहीं करेंगे क्योंकि वो वाजिब नहीं। उसके खिलाफ वो कहता है कि टीना देयर इज नो अल्टरनेटिव, सो व्हाट कैन यू डू। आप वहां पे फिर मैं अपने वापस तर्क पे आऊंगा कि अल्टरनेटिव को आज आप अल्टरनेटिव तो बनाना पड़ता है और उस अल्टरनेटिव के बीच जो हेजेमनी है जिसकी, उसी में से पड़ता है। जैसे आपने एक बात कही कि 70s के दौर में जब सोशलिस्टिक टाइप, एक तो ये कि कम्युनिज्म के बारे में ये कहना कि उसका मतलब है कि गवर्नमेंट या स्टेट इकोनॉमी चलाएगा, यही कम्युनिज्म का मतलब है, ये ठीक नहीं है। ये 20वीं सदी के कम्युनिज्म का मतलब था। वो 20वीं सदी का कम्युनिज्म ऐसे देशों में पैदा हुआ जहां पर पूंजीवाद ने उसके लिए जमीन नहीं तैयार की थी, लेकिन उन देशों के लोग जो चाहते थे उसको तो पूंजीवाद इतना सक्षम, इतना कुशल होने के बावजूद उन चीजों को तो नहीं दे पाए। पूंजीवाद ने तो रूसियों को गड्ढे में छोड़ दिया। गड्ढे में से निकाला किसने? जार के गड्ढे में से निकाला किसने? वो यूरोप के बगल में थे। सारा यूरोप जो है उसको पूंजीवादी रूस बना सकता था, क्यों नहीं बनाया? तो जो हुआ, जिसको कहा जाए जो अभी हुआ नहीं है, उसका हवाला देकर के ये कहा जाए
कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, लेकिन जो हुआ उसके कारणों को तो देखना पड़ेगा ना कि आखिरकार सोवियत संघ क्यों बना और 70 साल क्यों चला। सारी दुनिया का पूंजीवाद तो वहां था, और फिर भी सोवियत जनता को गड्ढे से निकालने के लिए कम्युनिज्म की जरूरत पड़ी। तो एक ये इस पर भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं मेन बात ये कहना चाहता था कि न्यू लिबरलिज्म में आप कहते हैं कि स्टेट का रोल इकोनॉमी में नुकसानदेह साबित हुआ समाजों के लिए, इसलिए 70 में ये अकल आई पूंजीवाद को कि स्टेट को पीछे हटना चाहिए, और स्टेट का इकोनॉमी में हस्तक्षेप सोशलिज्म की या कम्युनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैपिटलिज्म को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा बजट डेफिसिट किसका है? कौन सा देश है दुनिया में जिसके पास सबसे बड़ा जिसका सबसे बड़ा बजट डेफिसिट है? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो सबसे बड़ा घाटे में चलने वाली सरकार है, और जिसको अगर चीनी कर्जा न दें, चीन उसके बॉन्ड्स न खरीदे तो कोलैप्स करेगा। चीनी उसको कोलैप्स नहीं करने देंगे, वो अलग बात है, क्योंकि चीनियों की सेविंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा डॉलर में पड़ा हुआ है, तो वो डॉलर को क्यों कोलैप्स होने देना चाहेंगे? उनका तो बड़ा नुकसान होगा उसमें। और वो पूरे दुनिया की फैक्ट्री बने हुए हैं, और कहाँ बेचते हैं अपना माल? तो यूरोप और अमेरिका में बेचते हैं। हमारे यहाँ भी थोड़ा बेचते हैं, पतंग उनकी उड़ने लगती है कभी तो, लेकिन उससे तो उनका नहीं चलता। वो तो अमेरिका और यूरोप में जो बेचते हैं उससे वो धनी हुए हैं। तो दोनों जो है दोनों का भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। लेकिन आप ये देखिए कि ये लोग बात कहते हैं और उस पर टिकते नहीं है। जब 33 का डिप्रेशन आया तो उसके बाद वेलफेयर स्टेट लेके आए। वेलफेयर स्टेट के बिना न्यू डील, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में वेलफेयर स्टेट, मार्शल प्लान वगैरह वगैरह। तो उस समय वो स्टेट को बड़ा बना देते हैं। वो कोई कम्युनिज्म ने तो किया नहीं था, कैपिटलिज्म ने किया था। कीन्स महोदय स्ट्रेटेजिस्ट थे कैपिटलिज्म के, और उन्होंने ये सुझाव दिया कि ये जो एफिशिएंसी की बात की जाती है मार्केट की, ये मार्केट अपने आप को ले डूबेगा। इन्होंने स्टेट को जो है चलाना पड़ेगा, डिमांड जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, सोसाइटी में लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा ताकि लोग चीजें खरीद सकें, ताकि फैक्ट्रियां चल सकें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक बार उन्होंने वेलफेयर स्टेट ले आ दिया। डेफिसिट बजटिंग, सोना देने वाली मुर्गी हो गई, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो गई, उसने सिस्टम को बचा लिया। और 70 में लेकिन रोग तो कहीं और है, रोग तो गहरा है, ऊपर से जो भी मरहम लगाए रोग खत्म नहीं होता। तो दूसरे ढंग का क्राइसिस आ गया 70 में, स्टैगफ्लेशन आ गया, वेलफेयर स्टेट की वजह से प्रॉब्लम पैदा हो गई। तो आप जो कह रहे हैं वो हुआ कि उन्होंने कहा कि ये बजट डेफिसिट वाला बजट से सरकार नहीं चलाई जा सकती। और अब देखिए कि सबसे बड़ा बजट डेफिसिट उनके यहाँ है, और ये बजट डेफिसिट नहीं होता तो पूरी दुनिया 2007-8 वाले ग्रेट रिसेशन में पड़ने से पहले ही रिसेशन में पड़ गई होती। उनके पास डॉलर की ताकत है, वो तो जितना पैसा चाहे छाप के खर्च कर सकते हैं। कौन ये कर सकता है दुनिया में? जो हम अपने दोस्तों को बता रहे थे कि सिरिजा गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वारूफाकिस, उन्होंने किताब लिखी है और उन्होंने अमेरिका को द ग्लोबल मिनोटॉर कहा है। मिनोटॉर जो ग्रीक वो होता है, मिनोटॉर मैंने जो इंसान भी है और साड़ भी है, बुल भी है। उसी तरह से अमेरिका जो है वो ट्रेड डेफिसिट भी उसका सबसे बड़ा है और बजट डेफिसिट भी उसका सबसे बड़ा है दुनिया में। ये अजूबा पहली बार हुआ है कि वो कर्जा लेता है चीन से और चीन का सामान खरीद के उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, क्योंकि डॉलर छाप सकता है। डॉलर की ताकत क्यों है? सबकी किस्मत डॉलर से जुड़ी है। डॉलर के पीछे उनके सारे बेड़े खड़े हैं, मिलिट्री पावर खड़ा है, पॉलिटिकल हेजेमनी खड़ी है। अमेरिका के बिना अभी कैपिटलिज्म नहीं चल सकता। वारूफाकिस ये सवाल पूछते हैं कि ये जो ग्लोबल मिनोटॉर है, ये अमेरिका डबल डेफिसिट वाला, ट्रेड डेफिसिट प्लस बजट डेफिसिट वाला, ये नहीं रहेगा तो कैपिटलिज्म अगली बार संकट में फंसेगा तो कैसे चलेगा? कौन उबारेगा उस समय? तो ये मैं थोड़ा समय ले लिया मैंने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी जल्दी नतीजे पे ना पहुंचा जाए कि कोई विकल्प नहीं है।
उन्हीं के यहाँ पैतरे बदले जाते हैं। एक पैर पे खड़े होते हैं, वो पैर दुखने लगता है तो दूसरे पैर पे खड़े हो जाते हैं। स्टेट का पैर तो फिर मार्केट का पैर तो फिर स्टेट का पैर, ये डबल डेफिसिट स्टेट के पर ही तो खड़ा होना है। मुंह से दूसरों के लिए बोलते हैं कि न्यू लिबरलिज्म, कि मार्केट जो है वो मार्केट नोज द बेस्ट, मार्केट चला सकता है। और खुद क्या कर रहे हैं? सरकार का खर्चा सबसे बड़ा है, कर्जा लेकर के सरकार बिल्कुल न्यू लिबरलिज्म का उल्टा कर रहे हैं। सरकार, अमेरिका की सरकार न्यू लिबरलिज्म जुबान पे रखती है और जो कर रही है वो उसका बिल्कुल उल्टा कर रही है। तो ये धोखा